हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज मुकेश और आज हम लोग अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो मैंने स्ट्रेस को दो भागों में बांटा था। पहला था नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा था शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के भी फर्दर टाइप्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें जो है एक स्ट्रेस रह गया था जिसका नाम था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो आज हम जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? सपोज करो आप किसी टैंक में एक बॉल को डालते हो, तो उस बॉल पे वाटर के द्वारा चारों तरफ से प्रेशर लगाया जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के कारण पर यूनिट एरिया का जो है स्ट्रेस आएगा। उस स्ट्रेस को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो सपोज करो मैंने एक बॉल इस वाटर टैंक में डाला और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसका जो इनिशियल साइज था वो कुछ ये था और फाइनल इसका साइज जो हो गया है वो ये हो गया है। अब क्या हुआ, इसके वॉल्यूम में चेंज आया क्योंकि इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लगेगा ये नॉर्मल फोर्स लगेगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये जो फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स एक स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है इसके वॉल्यूम में चेंज करेगा। मतलब अगर इसका वॉल्यूम पहले ज्यादा है तो बाद में इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है कंप्रेसिव इन नेचर है। तो कंप्रेसिव इन नेचर है तो अगर हम माने इसमें कि इनिशियल जो इसका रेडियस था वो क्या था, R1 था, और फाइनल जो इसका रेडियस है वो है R2। तो इसके वॉल्यूम में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कारण। इसको मैंने जो है डिफाइन किया है, when a uniform pressure acts on the surface of an object and this force is equal in magnitude from all the direction, then there will be change in the volume of the object and stress generated is called volumetric stress। क्या होगा, जब ये सेम फोर्स चारों तरफ से लगेगा और वो फोर्स जो स्ट्रेस जनरेट करेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो अगर इस स्ट्रेस को फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक चीज और इसमें, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो चारों तरफ से सिमिलर अमाउंट में लगेंगे। ठीक है, अब इसका मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैन बी रिटन एज फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन एरिया। और ये जो होता है इसको अगर हम P लिखें तो ये जो होगा इक्वल होगा प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड। तो हमने देखा कि एक बॉल को अगर वाटर टैंक के अंदर रखा जाए तो उसके सरफेस पे वाटर के द्वारा चारों तरफ से एक सिमिलर अमाउंट का फोर्स लगेगा, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि वाटर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके इक्वल है। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस अपॉन एरिया, और ये जो है फ्लूइड के प्रेशर के इक्वल है, प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड। नाउ अब जो है अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब अगर एक वायर पे आप कितना स्ट्रेस लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब सपोज करो किसी भी मटेरियल का एक लिमिट होता है कि उस पर इतना फोर्स हम लोग लगा सकते हैं। अब वही फोर्स हमको निकालना है कि कितना फोर्स हम लगाएं या कितना स्ट्रेस हम लगाएं कि वो मटेरियल जो है ब्रेक हो जाए। तो इसको मैंने डिफाइन किया है, द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस को मतलब कि मटेरियल को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेस लगाया जाएगा वो जो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो अब हम जो है ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मतलब वो मटेरियल कितना फोर्स या स्ट्रेस झेल सकता है बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेक होने से पहले वो मटेरियल कितना स्ट्रेस या फोर्स जो है झेल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो सपोज करो यहां पे मैंने एक रॉड लिया है, ये एक रॉड है जिसका
डायमीटर जो है वो डी है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं एफ मैक्स। तो मुझे निकालना है मैं कितना फोर्स इस पे लगाऊंगा कि ये मटेरियल जो है ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास उस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर तो सपोज हमने माना कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है सिग्मा बी, मतलब उस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो सिग्मा बी, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा निकाला जाता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस है, हमको निकालना है कितना मैक्सिमम फोर्स उस पर लगाया जा सकता है। तो हमने स्ट्रेस का जो फॉर्मूला लिखा है सिग्मा बी इक्वल टू एफ बी अपॉन एरिया, और ये एफ बी है एफ मैक्स, मतलब ये फोर्स वो फोर्स है जो हम इस मटेरियल पे लगा सकते हैं कि वो तब तक वो लिमिट तक जब तक वो टूटेगा नहीं। मतलब इससे अगर फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो मटेरियल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहां से अगर एफ मैक्स निकालना है हमको तो एफ मैक्स इक्वल टू सिग्मा बी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट रॉड। तो यहां पे अगर हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कितना एक मटेरियल पे लगा सकता है, तो हमको वो चीज निकालने के लिए हमारे पास उसका जो होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, मतलब हर एक मटेरियल का ब्रेक होने का जो स्ट्रेस होगा, मतलब वो मटेरियल कितना ब्रेक झेल सकता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगा और एक टेस्ट के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, आगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो मटेरियल क्या क्या टाइप है, जैसे कि कास्ट आयरन हो गया या कॉपर है, एल्युमिनियम है या कुछ और है, ब्रास है। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर पे भी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है। आगे जो है इंप्योरिटीज पे कैसे डिपेंड करेगा, इससे अगर वो मटेरियल सपोज करो जैसे हम लोग अगर कोई मटेरियल बनाते समय उस पर कुछ इंप्योरिटी हो गई तो उसका स्ट्रेंथ जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए मटेरियल को बनाते समय इसमें ध्यान रखा जाता है कि उसमें भी किसी भी प्रकार का इंप्योरिटीज ना आए। आगे ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उस मटेरियल को जब बनाया गया होगा तो उसका एक अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया या अप्लाइड फोर्स इस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ आगे डिपेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम फोर्स दैट वायर कैन विथस्टैंड, मतलब कि अब क्या हुआ, आपने सपोज करो किसी वायर पे अगर फोर्स लगाना है तो वो जो वायर है कितना मैक्सिमम फोर्स झेल पाएगा, ये उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो अब अगर वो वायर अगर पतला है, ठीक है, तो कम फोर्स में ही टूट जाएगा, अगर मोटा है तो उस पर हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल का किस टाइप का है, जैसे कि कास्ट आयरन का जनरली जो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जनरली क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होता है रिड्यूस होता है। इम्प्योरिटीज पे भी इम्प्योरिटी अगर होंगे उसमें तो भी उसमें मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड जो होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये हमने देखा कि ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है और वो किन किन मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब है स्पेशल केसेस टू डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को वो जो है डिफरेंट केस होगा और उसमें हम लोग जो है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया मेकिंग एंगल विथ वर्टिकल। सपोज करो अगर हमारे पास एक ये क्रॉस सेक्शन है,
ये जो एक सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर होता है, सर्कुलर। इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया। तो हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर इसके इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, मतलब ऐसा क्रॉस सेक्शन जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, उस पे अगर स्ट्रेस हम लोग निकाल लेते तो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन एरिया। लेकिन इसमें क्या हुआ है, लेकिन इसमें जो है पूछ रहा है कि ये जो एरिया है ये वर्टिकल से एक एंगल बना रहा है। सपोज करो हमारे पास पहले हमने ये लिया, इस पे हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाया। अब जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और फोर्स, इस पे स्ट्रेस जो है डिपेंड कर रहा था। अब क्या किया हमने, ये इंक्लाइंड हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब हम इस पे फोर्स जो है लगा रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के एक परपेंडिकुलर होगा ऐसे और एक फोर्स ऐसे लगेगा। तो इसके कारण इस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ये मैंने जो इस प्लेन को मैंने डिफाइन किया है, इसका माना है मैंने कि एरिया जो है ए थीटा है। ए थीटा इसलिए कि ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है। ये वर्टिकल होगा अपना और ये प्लेन होगा। ये जो प्लेन है ये वर्टिकल, और ये वर्टिकल के साथ ये क्रॉस सेक्शन जो है एक प्लेन है, एंगल बनाएगा। और ये जो एंगल होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल। तो इसका जो है ये वाला एरिया जो है ए, इसको हमने बोला है पाई अपॉन डी स्क्वायर बाई 4। और ये जो एरिया होगा ये, इसको हमने ए थीटा दिया है ना। अब मैंने क्या किया है, आगे आप लोग मैंने एक डायग्राम बनाया है, लाइन डायग्राम इसको मैं कहूंगा। तो इसमें क्या है, ये जो प्लेन है दिया हुआ है जिसका एरिया जो है ए है और ये जो है पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब ये एक प्लेन जिसपे हमको निकालना है ए थीटा, ये प्लेन जो है ए थीटा है। अब ये जो प्लेन है वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग गया पी। अब आगे हम देखते हैं। अब जो है इसमें जो ये फोर्स, सपोज करो ये एंगल जो है ये थीटा था, तो ये एंगल 90 है, तो ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये जो एंगल होगा ये भी होगा 90 माइनस थीटा, और ये जो होगा थीटा एंगल होगा। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स पी को मैंने, ये जो प्लेन हमने लिया है इसके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक इसके अलोंग कंपोनेंट मैंने कर लिया। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या है, पी कॉस थीटा, और इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो है पी साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और शुरू से, इस पे क्या किया हमने, यहां से देखते हैं। हम इस प्लेन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे हम जो है स्ट्रेस निकालना चाहते हैं इसके परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इस पे एक फोर्स लग रहा है ये पी, और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। नाउ अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ए फोर्स जो पी है इसको इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और एक इस प्लेन के अलोंग कंपोनेंट में मैंने क्या किया, कंपोनेंट जो है तोड़ लिया। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट था वो क्या था, पी कॉस थीटा, और जो इसके अलोंग कंपोनेंट था वो क्या था, पी साइन थीटा। तो ये कुछ मैंने एक डायग्राम जो बनाया है वो आपको शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये जो हमने लिया है ये वाला एरिया, ये जो है ए है, और इसका वैल्यू ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, और हमको निकालना है ये एरिया। ओके, ए एरिया जो है अपना, ये एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको हमने बोला है ए थीटा। नाउ अगर मैं ये ट्रायंगल लूं तो cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए थीटा लिखा जाता है, और ए थीटा यहां से निकाला जाएगा तो ए अपॉन कॉस थीटा। तो जो इंक्लाइंड एरिया हमने निकाला, एरिया जो इंक्लाइंड है ए थीटा जो निकाला हमने, ओरिजिनल एरिया अपॉन कॉस थीटा, और ये थीटा जो है वर्टिकल के साथ जो प्लेन एंगल बना रहा है वो है, इतना हमने निकाल लिया। अब जो है हम सिंपल फार्मूला जो हमको पता है वो हम लगाएंगे। ये एक और डायग्राम मैंने बनाया है, शायद आपको समझ में आ जाए ताकि आप लोगों को बेटर एक क्लियरिटी मिले। वो ये है, ये कुछ वो एरिया है जो इंक्लाइंड है, ऐसे वाला जो एरिया था, और ये जो एरिया है ये ओरिजिनल एरिया है। अब देखिए ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, और उसका है कंपोनेंट पी कॉस थीटा,
ठीक, और इसके एक अलॉन्ग कंपोनेंट लग रहा है पी साइन थीटा, और इसका जो एरिया है क्या है, ए थीटा जो है ए अपॉन कॉस थीटा। तो अब एरिया ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या है, एरिया ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो हमने निकाला वो है अपना ए अपॉन ए कॉस थीटा, और ये जो प्लेन है, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स जो है क्या है, ये है अपना पी कॉस थीटा, और एक फोर्स ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल लग रहा है, ऐसे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, तो वो उसका जो है वो है अपना पी साइन थीटा, ठीक है। अब जो है नाउ हमको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस, नाउ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन, मतलब जो इंक्लाइन क्रॉस सेक्शन जहां वो पूछ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपान ओ क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए थीटा। तो एफ परपेंडिकुलर जो है अपना पी कॉस थीटा, और ए थीटा जो है ए अपान कॉस थीटा। तो अगर नॉर्मल कंपोनेंट निकाला जाए तो P अपान ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे, अब मैं इस पे शियर स्ट्रेस निकालने का प्रयास करूंगा, तो जो है शियर स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन, तो शियर स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू, अगर देखा जाए तो F फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू द एरिया, मतलब इस एरिया के जो पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब ये एरिया हो गया और इसके पैरेलल कंपोनेंट ये, वो अपान ये अपना एरिया ए थीटा, दैट इज अब P साइन थीटा अपान ए अपान कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं P बाई ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एक चीज और लिखा जा सकता है, अगर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, P बाई टू ए टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो P अपान टू ए इक्वल टू साइन टू थीटा, मतलब अपना शियर स्ट्रेस जो इंक्लाइन प्लेन पे आ गया वो ये आ गया। नाउ अब जो है हमने इंक्लाइन प्लेन पे जो फार्मूला हमने निकाला उसको हम सिंपल केस जो हमने निकाला था उससे रिलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम माने तो एक ये हमने जो सिलेंडर लिया था शुरू में, वो सिलेंडर कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर हमने माना यहां फोर्स P लगाया, P, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है अगर ए था और ये डायमीटर D है, D, तो एरिया जो हो जाएगा इसका पाई डी स्क्वायर बाई 4, ओके। तो हम यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस जो निकाल रहे थे वो क्या था, सिग्मा, दैट इज सिग्मा इक्वल टू P बाई ए। तो अगर हम अपने ऊपर वाले फार्मूले में जो हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए निकाला है, अगर वहां पे P बाई ए के जगह पे अगर हम सिग्मा रख दें तो एक चीज हो जाएगा कि हम लोग अपने प्रीवियस केस से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो अब मैं फॉर इंक्लाइंड प्लेन के लिए लिख रहा हूं फॉर इंक्लाइंड प्लेन, जो हमने फार्मूला ऊपर निकाला, क्या निकाला था, सिग्मा एन जो होगा वो होगा P बाई ए और कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है हम जो है इसको मान लेते हैं हम सिग्मा थीटा, इसको हम लिख रहे हैं सिग्मा थीटा से, मतलब क्योंकि ये थीटा एंगल पे हम निकाल रहे हैं वो फार्मूला। तो और सिग्मा थीटा को हम लिख सकते हैं सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि जो पहले जो मतलब कि सिंपल केस में निकाले थे हम लोग सिग्मा, उसको हम लोग सिग्मा थीटा के साथ एक रिलेशन में डाल दिए हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब
अब टाउ की बात करते हैं। टाउ जो हमने निकाला था शियर स्ट्रेस, उसका जो फॉर्मूला था P/2a साइन 2 थीटा। ठीक है, अब P/a की जगह पे मैं सिग्मा जो है पुट कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा सिग्मा/2 साइन 2 थीटा टाउ। तो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन पे और एक सिंपल केस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ जो है किस मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये जो है थीटा है, ठीक है, थीटा पे हमको पूछा कि इस वाले प्लेन पे आप लोग हमको बताओ कि सिग्मा थीटा क्या होगा और टाउ थीटा क्या होगा। तो ऊपर के फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा/2 साइन 2 थीटा। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रखें, अगर इफ थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहां पे रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 0 का मान 1 हो गया और सिग्मा थीटा जो आ जाएगा सिग्मा के बराबर, दैट इज P/a। और टाउ क्या होगा, टाउ टाउ सिग्मा/2 इंटू साइन 2 इंटू 0, दैट इज ये हो जाएगा 0। तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब कि जो प्लेन वर्टिकल के साथ 0 एंगल बना रहा होगा उस पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस नहीं होगा। शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने इस कैलकुलेशन से कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, अब आगे जो है मैं, अगर हमने इसके पहले वाले सेक्शन में क्या लिया था, सर्कुलर एरिया लिया था। अगर ये हमने कहा कि इफ द गिवन क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर इन शेप, अगर गिवन क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो शेप में तो क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा अपने को तो एरिया का फॉर्मूला। यहां पे अगर वो स्क्वायर है तो ए इंटू ए होगा, अगर वो स्क्वायर है, अगर अगर उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, फॉर स्क्वायर ये जो फॉर्मूला होगा एरिया के लिए होगा, और फॉर एरिया के लिए अगर b इंटू एच, ये फॉर रेक्टेंगुलर अगर शेप हो तो। ठीक है, और बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा, हम सिग्मा वैसे ही निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू P/a नॉर्मल केस में, और फॉर इंक्लाइन प्लेन, फॉर INC, फॉर इंक्लाइन प्लेन formula will be same as we have derived earlier, that is sigma theta equal to cos square theta, tau theta equal to sigma/2 sin 2 theta। तो ये हमने एक स्पेशल केस जो है डिस्कस किया जिसपे हमने इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाला। इससे जब रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये टॉपिक आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अब जो है आगे इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हम लोग जो है एक स्ट्रेस निकालने का कोशिश करेंगे, स्ट्रेस जो है निकालेंगे। तो ये एग्जांपल पहला है, इसमें जो है ये कोई समझो आप वायर है, ठीक है, और इस वायर का डायमीटर समझो कि डी दिया हुआ आपको अगर, और ये जो है वायर इस मास को लेके ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा हो, तो इस वायर में जनरेटेड स्ट्रेस हमको निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो दैट इज, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये कुछ फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका वेट जो है नीचे काम करेगा और इस वायर में जो टेंशन होगा ये ऊपर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो क्या होगा, उसमें नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड इनटू एक्सेलरेशन।
तो एफ नेट की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो होगा T माइनस एम जी, ठीक है, और एम ए, ठीक। अगर T इक्वल टू निकाले इसमें तो एम जी प्लस एम ए, और T इक्वल टू एम कॉमन लें अगर हम तो G प्लस ए। तो ये हमने इस वायर में टेंशन कहें या उस वायर में जो फोर्स लग रहा होगा वो हमने निकाल लिया। अब हमको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा इक्वल टू एफ अपान ए। एफ जो है हमारा क्या है? ये टी है। तो दैट इज, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो एफ के जगह पे एम इंटू जी प्लस ए अपान उसका एरिया। ये हमारा उसके लिए टेंशन हो गया। उस वायर में जो उस मास को लेके ऊपर मूव कर रहा होगा उस वायर में इतना टेंशन लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एग्जांपल 2 हमने लिया है। ये जो एक मास है, ये एक रॉड कहें या वायर कहें उससे बंधा हुआ है और ये जो है रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक इस वायर पे का एक टेंशन जो है, यहां हम लेते हैं इसको, मास को, ये मास है, तो एक इस वायर पे एक टेंशन लगेगा इधर, ठीक, और इसका वेट जो है नीचे काम करेगा mg, ठीक है, और इसी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा और वो जो होगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये जो है इस सर्कुलर में मूव कर रहा है, ये जो अपना मास है, ये जो मास है सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो नेट फोर्सेस जो होंगी वहां पे क्या होगी? बैलेंस होगी। मतलब कि इस जो रॉड जो है इस पे टॉर्क लगा रहा होगा वो, टेंशन लगा रहा होगा वो, और इसका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर इस रॉड में फोर्स निकालें या टेंशन निकालें तो T इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, और इसको जो है हम लोग, ये हमने निकाल लिया इस रॉड में टेंशन। तो रॉड में हमने टेंशन या फोर्स निकाल लिया तो सिग्मा इक्वल टू व्हाट? T अपान उस रॉड का एरिया, दैट इज एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई ए। ये हमने क्या किया? उस रॉड में टेंशन नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया जो इस रोटेशन के कारण जनरेट होगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बाद हमने स्पेशल केस लिया स्ट्रेस का, जहां हमने इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेस की नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकाला, और उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर टाइम, नमस्कार।